चलो आज हमारा नया चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। भी ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। हेल्थ क्या होती है? अगर केवल हेल्थ की डेफिनेशन लेंगे तो हेल्थ क्या होता है? इट इज ए फिजिकल, यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है, इट इज ए फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस, ठीक है, फॉर लीडिंग ए रिप्रोडक्टिव लाइफ। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो फॉर लीडिंग ए रिप्रोडक्टिव लाइफ। अगर केवल हेल्थ की बात करेंगे तो इट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन जोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे आ गया, इट इज स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग ए रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक, तो ये हो गई रिप्रोडक्टिव लाइफ। WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट। वो क्या होता है? टोटल ऑल वेल बीइंग मतलब फिजिकली भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इमोशनली अच्छा हो, ठीक है, कुछ लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं, है ना, बिहेवियर उसका ठीक होना चाहिए, और सोशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल। सोशल मतलब आसपास के लोगों से भी उसका जो बिहेवियर है और सोशलिज्म उसका अच्छा होना चाहिए, तो उसको क्या माना जाता है? उसको माना जाता है कि वो एक हेल्दी पर्सन है। ठीक। अब अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजीज, है ना। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने इनिशिएट किया था इसको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट एक्शंस एंड प्लान्स अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। ठीक, सबसे पहले इन्होंने 1951 में क्या स्टार्ट किया था? 1951 में इन्होंने स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग। इंडिया ने 1951 में आज़ादी कब मिली हमें? फ्रीडम 1957 में, सॉरी 1947 में। 3-4 साल बाद ही हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी 1951। ठीक, 1951 में। तो ये को यहाँ से ये याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट की इंडिया ने? तो 1951 में। फिर उसके बाद उसी को इम्प्रूव किया, फैमिली प्लानिंग को ही इम्प्रूव नाम दिया गया, जिसमें क्या किया गया? इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इन ऑपरेशनल। RCH बोला उसको। क्या बोला? RCH। RCH का मतलब रिप्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, साथ में चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम किया गया ना, उसको इम्प्रूव किया गया। एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट, प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू बिल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। ठीक है, पहले 1951 में क्या स्टार्ट किया गया था? फैमिली प्लानिंग। ठीक, बाद में इसी फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव्ड वर्जन क्या है? RCH। RCH का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा। अब देखो कैसे करती है गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे ना, एडवर्टाइजमेंट करती है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स या बाकी जो टीम्स होते हैं, टीम मेंबर्स जगह जगह पे कैंप करते हैं, स्कूलों में जाके, सोसाइटीज में जाके, अलग अलग जगह पे, गाँवों में इनको क्या किया जाता है? अवेयर किया जाता है। ठीक, वही इसमें लिखा है कि कैसे अवेयर कैसे करती है। तो वो चीज़ें ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया से अवेयरनेस क्रिएट करती है। फैमिली मेंबर्स क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन अवेयरनेस, जो क्लोज मेंबर है उनको अवेयर किया जाता है। सेक्स एजुकेशन दिया जाता है स्कूल्स में। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर ऑर्गन दिए जाते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि एल्डोसेंस क्या होता है, रिलेटेड चेंजेस, सेफ हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस, ये सब कुछ। एजुकेटिंग पीपल्स अबाउट बर्थ कंट्रोल, और पीपल्स को बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया जाता है कि और प्रेगनेंसी के समय क्या क्या रखनी है, मतलब क्या क्या केयर रखनी है, वो चीज़ें बताई जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या की जाती, बताई जाती। तो इस अवेयरनेस तक से क्या कर रहे हैं हम? एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जो भी रिप्रोडक्शन के द्वारा बीमारियां हैं उनसे बचने के बताते हैं, है ना, एक चीज वो। दूसरा, जो भी ये पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये दो चीजें हम लोग इससे कर रहे हैं। देखो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है हॉस्पिटल में।
जैसे ये एसटीडी को लेके, प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को लेके, कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाओ, बहुत सारी चीज़ें क्या की है सरकार ने, प्रोवाइड करी है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। एक इस पे एमनियोसेंटेसिस पे क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, जो यूटेरस रहता है, जैसे ये है, तो इसके अंदर एक इंजेक्शन से यूटेरस के अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है। कौन सा? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं और उस फ्लूइड को टेस्ट करके ये बताया, इसके अंदर क्या, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर डीएनए रहता है, तो डीएनए में डीएनए का जब पता करेंगे तो सब पता चल जाएगा कि लड़की है कि लड़का है, एक्स और वाई पता चल जाएगा। इसके अलावा इससे हमें जेनेटिक डिसीजेस का भी पता चलता है। तो इसको डिस्कवर इसलिए किया गया था कि इससे हम लोग जेनेटिक डिसीज का पता लगा सके, है ना। इसलिए एमनियोसेंटेसिस को क्या किया था, डिस्कवर किया गया था। लेकिन अब क्या करने लग गए लोग, उसका मिसयूज कैसे करने लग गए कि ये पता लगाने के लिए, अब जब डीएनए है तो इससे भी पता चल जाएगा, एक्स वाई भी पता चल जाएगा, तो लड़की है कि लड़का ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो लड़की लड़का पता चल जाए तो लड़कियों को क्या करते थे, मार देते थे, पहले ही अबॉर्ट करवा देते थे। इसलिए एमनियोसेंटेसिस पे क्या किया है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। ठीक, रिसर्च ऑन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया पे रिसर्च कर रही है लगातार, और गवर्नमेंट ने ही एक नई, ये जो सहेली तुमने सुना होगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, सीडीआरआई लखनऊ में है, ये सीडीआरआई इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। इसने बनाया है किसको, सहेली को। ठीक, ये सहेली क्या है, वंस अ वीक पिल है। वंस अ वीक मतलब एक वीक में एक बार लेनी है, वंस अ वीक पिल इसको कहते हैं। ठीक, तो यही सारी चीजें दी हैं। फिर वही बेटर इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, इंक्रीज मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर पोस्ट नेटल केयर, डिक्रीज मेटरनल इन्फेक्टी रेट, स्मॉल फैमिली का बार बार कि हम दो हमारे दो, ये नहीं चल रहा फैमिली प्लानिंग में। तो ये सारी चीजें स्टार्ट करी हैं किसने, आरसी, इसमें गवर्नमेंट ने करी है ना। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ उसके, है ना, और फिर बर्थ कंट्रोल। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे, क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? अचानक से बहुत तेज ग्रोथ हो जाना, है ना, बहुत तेज ग्रोथ हुई, एक्सप्लोड होता है, जैसे बम फटता है, एक्सप्लोजन होता है, उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, है ना। द इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक, इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो इंडिपेंडेंस के समय 1947 में 350 मिलियन थी, और अब एंड मई 2000 को 1.2 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। 1 बिलियन लिखा है, 1.2 बिलियन पहुंच चुकी है। ठीक, तो 350 से 1.2 मतलब अप्रोक्स देखो तो 3 टाइम, 3 गुना हो गई। कितने सालों में, 50 साल में, 50 सालों के अंदर, 50 ईयर में 3 टाइम हुई ना। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुए तो 350, 350 मिलियन थी, और अब कितनी हो चुकी है, मई 2000 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी हो चुकी है, 1.2 बिलियन। ठीक है, तो ये एक बहुत तेज ग्रोथ होगी तो क्या होगा, इससे बहुत तेज अगर ग्रोथ हुई तो फिर बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इनकी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, अगर बहुत तेजी से इस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ तो। ठीक, अच्छा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ऐसा नहीं कि इंडिया बस में हुआ है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो जैसे 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2000 मिलियन, ठीक है। और 1900 के बाद, 1900 के बाद 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई है 6 बिलियन। तो 100 सालों में कितना, कितनी ग्रोथ हुई, तो 2000, ये याद रखना, अगर याद रह जाए तो, दिया हुआ डाटा क्योंकि, तो 2000 मिलियन से 6 बिलियन हो गई है कितने सालों में, 100 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन। और अकेले इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.2 बिलियन के आसपास, है ना, 1.2 बिलियन, मतलब इसमें से 1/6 पार्ट तो केवल इंडिया का है, 1/6 पॉपुलेशन केवल इंडिया की है ना।
वर्ल्ड पॉपुलेशन में। एवरी 6 मैन इज इंडियन, इसके अकॉर्डिंग। अभी कारण क्या है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या कारण है, इतनी तेजी से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन क्यों हुआ, क्यों पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी, क्यों ग्रोथ रेट इतनी तेज हुई, तो क्या कारण है इसके। डिक्लाइन इन डेथ, देखो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो रही है तो डेथ रेट क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। लाइफ स्पैन बढ़ रहा है ना, पहले कोई सी बीमारी हो जाए, मलेरिया से आदमी मर जाए, टाइफाइड से मर जाता था, अब मर रहा है नहीं मर रहा है, तो उसकी ग्रोथ रेट बढ़ गई है। और दूसरा जो मेटरनल, पहले क्या होता था प्रेगनेंसी के या डिलीवरी के समय मोस्ट ऑफ द जो मेटरनल्स होती थी या जो मदर होती थी उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसमें भी क्या आई, बहुत कमी आई है ना, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हुआ है। उसके बाद जो इन्फेंट बच्चे होते थे उनकी क्या होती थी, डेथ हो जाती थी, वो भी बहुत कंट्रोल आ गई है। तो डिक्लाइन इन IMR मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो मदर की जो डेथ है वो कम हुई। उसके बाद जो इन्फेंट्स है उनकी डेथ कम हुई, है ना। और कुछ रिलीजन्स, कुछ धर्म ऐसे हैं कि वो अगेंस्ट है बर्थ कंट्रोल के, है ना, उनके अकॉर्डिंग बच्चे पैदा करते रहो बहुत सारे। तो सम रिलीजियस भी हैं जो कि मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो, ठीक। और दूसरा नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव, कि ये इस तरह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी तो हमें ही बाद में प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये कारण है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज, डेथ रेट में कमी आना, लाइफ स्पेन का बढ़ जाना, मदर मोर्टिलिटी रेट का कम हो जाना और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का कम हो जाना, ये रीजन्स हैं किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, ठीक। अपनी जो 2001 में जो सेंसस हुई थी, सेंसस का मतलब जनगणना है ना, जनगणना होती है, अभी होनी थी लेकिन हुई नहीं, 2001 में, 2021 में होनी थी, 2011 में हुई, देन 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण अभी हुई नहीं है। तो 2001 में जो सेंसस हुई, वो सेंसस में जो ग्रोथ रेट थी, हाँ, वो कितनी थी, अप्रोक्स 1.7%, 2% के आसपास, है ना, लगभग 2% के आसपास ग्रोथ रेट थी इंडिया की। मतलब अगर अगले 33 ईयर में हम लोग डबल हो जाते, ठीक है। तो इसी सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे फैमिली प्लानिंग वगैरह किए गए ना, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, कंट्रासेप्टिव मेथड्स को सोशल मीडिया से फैलाया जा रहा है, ठीक। ये देखो लिखा है ना, मोटिवेट स्मॉलर फैमिली यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यूज करो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब बर्थ कंट्रोल के मेथड्स। अवेयरनेस थ्रू मीडिया, पोस्टर, बिल्स, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैलाई जा रही है। कपल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस अडॉप्टेड वन चाइल्ड, एक बोला कि जो भी अर्बन एरिया में है वर्क कर रहा है वो जनरली वन चाइल्ड को या तो अडॉप्ट करे, ये स्कीम लाई जा रही है ना। और ये मैरिज की जो एज है उसको फिक्स कर दिया गया है, फीमेल की 18 और मेल की 21, ठीक। इंसेंटिव्स ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिली, जो स्मॉल फैमिली है उनको अलग से पैसे या उनको सरकारी गवर्नमेंट जॉब देना, ठीक है। और कंट्रासेप्टिव मेथड को बढ़ावा दे रहे हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ये मेथड्स है जो कि यूज की जा रही है। इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, हम ये इंडिया ने हम दो हमारे दो हो गए, और मैरिज की एज कितनी है, ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म, तो ये अलग अलग है। अब कॉन्ट्रासेप्शन, कौन कौन से मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के, वो, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या आता है, बर्थ कंट्रोल को करना, है ना, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना, प्रेगनेंसी होने से रोकना। कंट्रासेप्शन एम्स टू कंट्रोल बर्थ बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन ऑफ और फर्टिलिटी ऑफ ओवम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कोर्स के दौरान किसको रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना। फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी, है ना, तो उसको रोकना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या हो, जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन होता है जिसमें यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो विथ नो लीस्ट साइड इफेक्ट, ठीक है। नो, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और सेक्सुअल डिजायर में कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए,
ठीक है, नो इफेक्ट इन, तो वो होता है काइडर कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, अब कौन कौन सी हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर। ठीक, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन सी हैं, एक देखो, एक तो नेचुरल बैरियर, एक तो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, नेचुरल मेथड्स होती हैं, दूसरा बैरियर्स होते हैं, अलग अलग बैरियर्स भी हम लोग देखेंगे। फिर तीसरा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, अलग अलग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है उनको ओरल कंट्रासेप्टिव, जो ओरल मतलब जो माउथ से क्या लेंगे टेबलेट्स, तो जो पिल्स होती है वो ओरल कंट्रासेप्टिव है। उसके बाद कुछ इंजेक्शन भी होते हैं और सर्जिकल मेथड भी होती हैं, है ना। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट होते हैं कि बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और सर्जिकल मेथड भी है जैसे कि फिलिपियन ट्यूब को काट दो तो ओवम नहीं आएगा, वैसा फ्रेंशिया को काट दो तो वैसा डिफरेंस को, वैसा डिफरेंशिया को काट दो तो वैसेक्टोमी, वो सर्जिकल मेथड है। तो ये मेथड है क्या करने की, कॉन्ट्रासेप्शन की, नेचुरल, बेरियल, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्शन और सर्जिकल मेथड। जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आते हैं। पहला नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड का मतलब क्या है कि जो नेचुरली पता है कि कब ओवम और स्पर्म फ्यूज होता है, तो उसको ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को रोकना है ना, मीटिंग उसका जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोकना है। तो नेचुरली रोकना, नेचुरली कैसे रोकना, देखो एक तो पहला मेथड पीरियोडिक एब्सटिनेंस है ना, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या है, इसमें जो एक पीरियड होता है, जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, तो उसमें जो 14th डे पे क्या होता है, ओवोल्यूशन, ओव्यूम निकलता है 14 डे, तो उसके पहले वाले दिन है ना, उसके पहले वाले दिन मतलब अप्रोक्स 10 टू, यहाँ 10 टू 17 दिया हुआ है, 10 टू 17 डेज है ना। इट इज ए मेथड विच कपल अवॉइड कोइटस, तो 10 से 17 दिन तक क्या अवॉइड करो, कोइटस को, इंटरकोर्स को अवॉइड करो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद है ना, व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। अब ये 14 डे पे होता है ओवुलेशन अप्रोक्स, तो 10 से 14 दिन, बीच में 14 डे आएगा, 14 डे पे ओवुलेशन होता है। कई बार ओवुलेशन पहले हो जाता है, कई बार ओवुलेशन थोड़ा बाद में होता है, तो इसलिए 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में करके 10 से 17 दिन, ये जो पीरियड है, ये पीरियड में क्या करो, कोइटस को, इंटरकोर्स को अवॉइड करो। ठीक, ये जो पीरियड कहलाता है, ये कौन सा पीरियड कहलाता है, फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड मतलब इस दौरान अगर इंटरकोर्स हुआ तो प्रेगनेंसी के सबसे अधिक चांसेस है, तो ये क्या कहलाता है, फर्टाइल पीरियड कहलाता है। तो इस समय क्या करो, कोइटस को या इंटरकोर्स को अवॉइड करो, ये हुआ पीरियोडिक, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट, नाम से पता है विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरकोर्स को इंटरप्ट कर दो जब पता है कि इंसेमिनेशन होने वाला है। इंसेमिनेशन मतलब जब ट्रांसफर होने वाले स्पर्म वेजाइना में, तो क्या करो, विड्रॉ कर लो पेनिस को, एंड बिफोर एजुकुलेशन अवॉइड इंसेमिनेशन। तो एक ये मेथड। तीसरा लैक्टेशनल एमेन्यूरिया, ये सब नेचुरल मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ चीजें यूज नहीं हो रही हैं, ये सब नेचुरल्स हैं। तीसरी लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमेन्यूरिया क्या है, जब लैक्टेशन चलता है फीमेल्स का, लैक्टेशन का पीरियड मतलब जब क्या होगा, मिल्क होगी, मिल्क सिंथेसाइज होता है ना, उस समय आफ्टर आफ्टर डिलीवरी जब तक लैक्टेशन होता रहता है, तब तक क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं होता है ना। बेस्ड ऑन फैक्ट ओवुलेशन साइकिल एब्सेंट ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। ठीक है, जब इंटेंस लैक्टेशन होगा, बहुत ज्यादा मिल्क सिंथेसिस होती है आफ्टर फैचुरेशन, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते ही नहीं है, खत्म हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के चांस उस समय, है ना, ओवम निकलता ही नहीं है। ये लगभग 6 मंथ के आसपास होता है। ठीक है, तो उस समय में क्या होता है कि इसका मतलब उस समय अगर कोइटस करेंगे, इंटरकोर्स होगा, तो भी किसकी संभावना कम होती है, प्रेगनेंसी की संभावना कम होती है। इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं, किसी के भी साइड इफेक्ट नहीं है इनमें से, पर है ना, पर चांसेस ऑफ फेलर हाई है, इन सभी के चांसेस ऑफ फेलर, सभी की बात कर रहे हैं, सभी के चांसेस ऑफ फेलर हाई होते हैं, फेलिंग के चांसेस। ये हुई नेचुरल मेथड। फिर बैरियर्स, दूसरी मेथड फिजिकल या कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड। अब उसमें क्या करेंगे, कोई बैरियर लगा देंगे जो कि स्पर्म और ओवम को रोकेगा मीटिंग से। तो फर्स्ट है कॉन्डम्स,
ठीक है। कॉन्डम्स में क्या होगा, बैरियर मेथड होता है, रबड़ के या लेटेक्स सीध के बने होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड डिस्पोजेबल होते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह के आते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो मेल जो आएगा पेनिस को कवर करेगा, फीमेल जो आएगा वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। इट यूज टू सीमेन, इट यूज टू सो दैट द सीमेन डू नॉट एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसको क्यों यूज किया जाता है कि जो सीमेन है वो कहाँ ना जा पाए, इंसेमिनेशन ना हो पाए, मतलब इंसेमिनेशन बस हो, जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही ना कर पाए। एंटर ही नहीं करेगा, स्पर्म जाएंगे नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट एड्स एंड एसटीडी, है ना, ये एड्स और एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है। तो ये बढ़िया मेथड है। दूसरा, डायफ्राम और सर्वाइकल केप्स एंड वॉल्स। तो ये डायफ्राम, डायफ्राम मतलब तुम्हारी बॉडी में भी ऐसा डायफ्राम होता है, उसी टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ लगा दिया जाता है, जैसे ये हो गया यूटेरस और ये सर्विक्स। तो सर्विक्स की जो ने सर्विक्स की जो ओपनिंग है वहां पे क्या लगाया जाता है, इस तरह से सर्वाइकल केप, सर्वाइकल केप बोल रहे हैं उसको, वॉल्ट्स या डायफ्राम भी बोलते हैं, वो लगा दो। ठीक, वो भी रबड़ और लेटेक्स का होता है। तो फिर इसमें भी क्या होगा, जो सीमेन है वो यूटेरस के अंदर से नहीं जा पाएगा। जो लिखा है ना, ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, और ये रीयूजेबल होता है ना। उसके अलावा जो स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह आती हैं, इंटरकोर्स के पहले क्रीम्स वगैरह आती हैं, जो क्या है, स्पर्म को, स्पर्मिसाइडल है मतलब स्पर्म को खत्म कर देंगी, जेलीज, फॉर्म्स। ठीक, तो इसके साथ ये भी अलग अलग आती हैं क्रीम्स वगैरह, जो कि क्या करती है, स्पर्म्स को खत्म करती है। ठीक, अब थर्ड जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब विद इन, यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर की डिवाइस, मतलब यूटेरस में कोई डिवाइस ऐसी लगा देंगे तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये कौन इंसर्ट करता है, डॉक्टर या नर्सेस करती हैं, तो किसके अंदर, यूटेरस के अंदर, थ्रू वेजाइना। अब ये अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, ये कितने टाइप की, 3 टाइप की होती है। पहला है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है, जैसे लिप्स लोप है ना, इसलिए ये तुम्हें याद रखने हैं, लिप्स लोप नॉन मेडिकेटेड में है। क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है लिप्स लूप। ठीक, फिर दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। पहले था नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग के नाम याद रखने हैं, कॉपर टी, बहुत सी है, देखो टी शेप का है इसलिए इसको कॉपर टी कह रहे हैं, ये कॉपर टी बना हुआ है। कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये सभी क्या है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं। ठीक है। कॉपर आयन करते क्या है, कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। क्या करेंगे, कॉपर आयन रिलीज होंगे और स्पर्म की मोटिलिटी को, मतलब जो उसकी मूवमेंट है उसको सप्रेस कर देते हैं, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। तो ये याद रखना है, ये पूछा जाता है कि कैसे, लिप्स लोब क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये याद रखना है। कॉपर आयन क्या करेंगे, फर्टिलिटी को कमजोर करेंगे, मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे। ठीक है। और जो आयोडीज होती हैं वो भी क्या करती है, जितनी भी आयोडीज हैं वो मोस्टली फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ा देती हैं। ठीक है। और कॉपर आयंस का याद रखना है, कॉपर आयंस सप्रेस करते हैं, किसको सप्रेस करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को। ठीक। और थर्ड जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस वो है हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। अब ये कौन कौन सी है, प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG-20, ये नाम याद रखने हैं ना, क्वेश्चन यही नामों से ही आते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं LNG-20, इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स रिलीजिंग रहेंगे, तो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, नाम से क्लियर है। तो मेक यूटेरस अनसुटेबल, ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करके जैसे प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देंगे, तो प्रोजेस्टेरोन अगर कम हुआ तो यूटेरस का लेवल, यूटेरस क्या होगा, प्रेगनेंसी के लिए तैयार ही नहीं रहेगा, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए तैयार ही नहीं रहेगा। ठीक। तो मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, और सर्विक्स भी जो है हॉस्टाइल नहीं रहता, मतलब स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। आयोडीज और आर आइडियल फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए क्या है, आइडियल है, मतलब अच्छी है, टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चाइल्ड, मतलब 2 बच्चों के बीच में, चिल्ड्रन के बीच में स्पेस रखने के लिए वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, इसको जो है सबसे अधिक यूज किया जा रहा है। अब उसके बाद ओरल कंट्रासेप्शन, ओरल या ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स में क्या होगी, डोजेस होंगी, इसके अंदर क्या रहता है, हार्मोन्स होंगे, जो भी लेंगे क्या रहते हैं, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन
एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली ये फीमेल्स के लिए होती हैं। फीमेल टेबलेट सो कॉल्ड पिल्स, है ना, फीमेल के हैं इसलिए इसको पिल्स कहा था। टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। कब तक लेते हैं? 21 डेज तक इसको लेते हैं। ये क्या करता है? इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा, एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल जो म्यूकस होगा या जो यूटेरस का सर्विक्स होता है, सर्वाइक ये सर्विक्स वाला पार्ट, यहाँ पे म्यूकस होता है तो इसको थिक कर देता है। थिक कर देता है तो इसको हम इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। क्या क्या कर रहा है? इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनहिबिट कर रहा है, इम्प्लांटेशन को रोक रहा है, और सर्वाइकल म्यूकस को थिक करके एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक रहा है। ठीक। सबसे लेस इफेक्टिव जो है वो है साइड इफेक्ट वाली सहेली, जो कि CDRI ने बनाया था, ये बताया था। नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक, और वंस अ वीक है, सप्ताह में केवल एक बार लेनी रहती है। ठीक। सहेली बीच में बहुत देखा होगा तुमने एड इसके सहेली के। ये इधर जो है ये दिखा ना, 1 to 21 डेज के लिए आती है, और ये सहेली जो वंस अ वीक पिल। ठीक। फिर उसके बाद इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन, तो अलग अलग इंजेक्शन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन ऑफ फीमेल की स्किन के अंदर। ये देखो, फीमेल की स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया है। ठीक है, अब ये इम्प्लांट कर दिया, ये जैसे ये था ना, ये इम्प्लांट है, इसको यहाँ ये इम्प्लांट कर दिया। तो अब ये धीरे धीरे क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? रिलीज करता रहेगा। ठीक है, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स के अंदर काम कर रहे थे, बस यहाँ पे तुम्हें ओरली ना लेके बॉडी के अंदर है, तो अपने आप ही वो प्रोसेस चलती जा रही है। ठीक है, अपने आप ही ये हार्मोन रिलीज करते जा रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन और आईयूडीज विदिन 72 आवर ऑफ कोइटस इज इफेक्टिव। अगर मतलब इसका कॉम्बिनेशन 72 आवर 3 दिन के अंदर ले रहे हैं तो वो बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब आफ्टर, अगर कोइटस हो भी गया है, इंटरकोर्स हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो 72 आवर के अंदर ये टेबलेट्स क्या कर सकती हैं? उसको अबॉर्ट कर सकती हैं। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उसको अबॉर्ट करती हैं। इसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मतलब आफ्टर कोइटस, अभी तक हमने सब पढ़ रहे हैं तो बिफोर कोइटस हो रहा है, कोइटस के बिफोर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे केयर ले रहे हैं, जो प्रिवेंशन ले रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आफ्टर कोइटस 72 आवर के अंदर ली जा सकते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बाजारों में आ भी रही है, नॉर्मली आईपिल के नाम से आ रही है। ठीक है, इसमें भी वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आए सर्जिकल मेथड्स। अब सर्जिकल मेथड में क्या करोगे कि ऐसी सर्जिकल मेथड में क्या कर दो, ओवम पहुंच ना पाए स्पर्म से। पूरी प्रोसेस में करना क्या है? बस इतना ही, ओवम को स्पर्म से मिलने से रोकना है ना। तो ये एक तरह से इट ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब स्टरलाइज कर दिया उसको, है ना। फर्टिलिटी जो थी उसकी वो हटा देना, स्टरलाइज करा था। स्टरलाइज क्या होता है? स्टरलाइज का मतलब जिसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई हो, जो बच्चे ना पैदा कर पाए, वो स्टरलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है? ऐसी मेथड्स हैं जिससे सर्जिकल मेथड, जिससे स्टरलाइजेशन कर दिया जाता है मेल और फीमेल में। ठीक है, अब इस कैसे करते हैं? देखो, फीमेल के अंदर क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब को काट दिया। अब यहाँ से ये ओवेरी से आया, ये होता हुआ ओवम, पर यहाँ पे क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब कटी हुई है तो ओवम क्या, हाँ, स्पर्म आया तो ओवम से नहीं मिल पाएगा। कौन नहीं मिल पाएगा? स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाएगा, मीटिंग नहीं हो पाएगी। मीटिंग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। पहली मेथड फीमेल्स के लिए। दूसरी मेथड मेल के लिए। मेल्स में ही जो वैसा डिफरेंशिया आई है, वैसा डिफरेंस जो है, जो कि कहाँ जा रही है? सेमाइनल वेसिकल में ओपन होती है ना वैसा डिफरेंस। तो वैसा डिफरेंस को ओपन कट करके ये देखो बांध दिया है। तो वैसा डिफरेंस को जब बांध दिया तो इसमें अब यहाँ से तो स्पर्म तो जाएंगे,
टेस्टिस में बनते हैं, स्पर्म जाएंगे बट यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। कहाँ नहीं? सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल में जो सीमन रिलीज होगा उस सीमन में क्या नहीं होगा? स्पर्म नहीं होंगे। ठीक, तो जो फीमेल में करते हैं तो ये फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं, क्योंकि ट्यूब को काटा जा रहा है इसलिए बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और यहाँ पे वेस्ट डिफरेंस को काटते हैं, वेस्ट डिफरेंस को काटते हैं इसलिए बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो मेल के अंदर वेसेक्टोमी की जाती है, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी की जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना। ठीक है, लिखा है वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट डिफरेंस, ये किसमें? रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू द इंसिजन मेड ऑन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जरा सा इंसिजन करके इसको कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू इंसिजन्स ऑफ एब्डोमेन विजाइना। ठीक, ये हाईली इफेक्टिव है और रिवर्सिबल भी उतनी ज्यादा नहीं है। रिवर्सिबल इज वेरी प्योर, मतलब वापस से जोड़ना चाहें तो मुश्किल है, ठीक है, पर ट्राई किया जा सकता है। अब एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में अबॉर्शन कह सकते हो, इंड्यूस अबॉर्शन, है ना। एबॉर्शन होता है कि अपने आप बच्चों का गिर जाना, नेचुरल। एक होता है इंड्यूस, इसमें क्या करोगे? इंड्यूस करोगे अबॉर्शन को, मतलब जो चाइल्ड इम्प्लांट हुआ है, जो भी जाइगोट इम्प्लांट हुआ है उसको हटा देना। ठीक है, तो इंटरनेशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, क्या कहलाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी या इंड्यूस अबॉर्शन भी कहा जाता है एमटीपी। पूरे वर्ल्ड में लगभग हर साल 45 टू 50 मिलियन एमटीपी हर साल होते हैं। ठीक है, अब ये इसका डिक्रीज पॉपुलेशन नॉट मीन फॉर दैट पर्सन, मतलब डिक्रीज पॉपुलेशन के लिए पर्पस नहीं है। एमटीपी का पर्पस ये नहीं है कि पॉपुलेशन को घटाना है। एमटीपी का या अबॉर्शन का पर्पस क्या है? अब उसके अलग अलग हो सकता है, कुछ बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अगर प्रेगनेंसी हो गई, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गई, रेप के केसेस है उसमें प्रेगनेंसी हो गई, और भी अलग अलग रीजन है, तो उसके कारण को एमटीपी को क्या किया गया? वैलिड किया गया। पहले एमटीपी जो था, अबॉर्शन था, वो लीगल नहीं था, नॉन इलीगल था। 1971 में इंडिया ने उसको क्या किया है? लीगल किया है। बस उसके लिए कंडीशन रखी है। ठीक है, ये इथिकल रिलीजियस लिखा है ना, सोशल इशू के कारण इसको लीगलाइज किया गया। एमटीपी कौन कौन सी है इसमें? अनवांटेड, rid ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, हो सकता है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ और प्रेगनेंसी हो गई। फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करी और नहीं प्रेगनेंसी हो गई। रेप से केसेस है, प्रेगनेंसी विथ में फेटल टू मदर, अगर मदर को या फीटस को किसी को प्रेगनेंसी क्या है? फेटल है, मतलब उसकी मम्मी या बच्चे की डेथ हो सकती है, उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक, तो ये है कारण कि अगर ऐसे कारण है तो आप क्या करवा सकते हो? एमटीपी करवा सकते हो। अब जो ये एमटीपी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, ठीक है, बट सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब अगले 24 वीक में रिस्कियर होती है। तो ऐसा है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केवल एक डॉक्टर इसको कर सकता है, वन डॉक्टर वन प्रैक्टिशनर की प्रेजेंस कर सकता है। लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हो, मतलब 12 से 24 वीक के बीच में अगर हो रही है प्रेगनेंट, ये अबॉर्शन करवा रहे हो, तो एटलीस्ट 2 डॉक्टर होने चाहिए या 2 प्रैक्टिशनर होने चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो याद रखना कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स में कर रहे हैं ना, तो एक डॉक्टर होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक डॉक्टर होना चाहिए, 2 प्रैक्टिशनर होने चाहिए। ठीक, अब ये हो गया। अब आ जाओ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी पे। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्स जो इंटरकोर्स है या उससे फैलने वाली डिसीजेस कौन कौन सी वो एसटीडी कहलाती हैं। इसके अलावा इनको विनरल डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का और नाम क्या है? विनरियल डिसीजेस, वीडी, या इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड डिसीज है तो आरटीआई भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई के नाम से भी बोला जाता है ना। तो अब ये कौन कौन सी हैं? गोनोरिया, सिफेलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। ठीक है,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, इसमें से सभी कैसे होते हैं, सेक्सुअल से ही होते हैं, ऑलमोस्ट सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये याद रखनी है कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, पूछा जाएगा, है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी और HIV, क्यों इन पे ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, बाकी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है खतरनाक डिसीजेस है HIV और हेपेटाइटिस बी, इसलिए इन पे ज्यादा है, इन पे डेथ ही होती है फिर फाइनली। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद, अब कैसे होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए इन्फेक्टेड पर्सन से। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन और नीडल्स वो होते हैं ना, जो ड्रग्स लेते हैं वो आपस में नीडल को शेयर करते हैं, तो उसमें भी नीडल शेयर होती है, तो ब्लड एक दूसरे का ट्रांसफर होगा, तो शेयरिंग ऑफ ब्लड, इंजेक्शन नीडल, ठीक। शेयरिंग द अनस्टेलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज किए नहीं बिना यूज कर लिया तो। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है हेल्दी पर्सन को चढ़ा दो तो भी हो जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू फोइटस, मदर इन्फेक्टेड बताया था, हेपेटाइटिस बी और HIV जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकता है, ठीक है ना। और टॉक्सोप्लाज्मा में बताया था। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes एंड HIV इन्फेक्शंस अदर आर क्यूरेबल। हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल ही नहीं है, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसमें फाइनल डेथ ही है। HIV का फिर भी आप ढूंढ लिया गया है कि मतलब इलाज ऐसा है HIV का कि लगातार आपको टेबलेट्स लेनी पड़ेंगी, तो आप एक लाइफ को, स्पान को अपने बढ़ा सकते हो, ठीक है। पर हेपेटाइटिस बी का अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है। वैक्सीन जरूर आ गई है हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस बी की, पर इसका कोई भी इलाज नहीं है। अभी इनके कारण क्या क्या सिम्टम्स होंगे, अगर अगर क्या हो गया है, ये STDs हुई हैं या RTI हुआ है या VD हुआ है, तो क्या होगा, इचिंग होगा, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्लूइड डिस्चार्ज, डिफरेंट कलर का फ्लूइड निकलेगा, पेन होने लग जाएगा, स्वेलिंग हो जाएंगे जेनाइटल ऑर्गन में, है ना। ये सिम्टम्स है अर्ली स्टेजेस के। STD रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक, फीमेल्स में बहुत समय तक ये क्या रह सकती है, एसिम्प्टोमेटिक, एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर ए लॉन्ग। फीमेल्स में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये अनडिटेक्टेड रहें और लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रहे, मतलब कोई भी करेक्टर ना रहो। इन द लेटर स्टेज इट में लीड्स टू पेल्विक इन्फेक्शन, अगर ज्यादा समय तक ये रहा तो पेल्विक रीजन जो है, पूरा का पूरा पेल्विक रीजन में क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, है ना। अबॉर्शन हो सकता है क्योंकि फीमेल में अनडिटेक्टेबल है। स्टिल बर्थ, मतलब पहले ही बच्चों हो जाए, बच्चा मतलब 9 मंथ से पहले ही हो जाए, स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूटेरस में इम्प्लांट होना चाहिए तो यूटेरस के अलावा कहीं और पे इम्प्लांट हो जाए, फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने लगती है। इनफर्टिलिटी आ जाती है, इवन कैंसर तक हो सकता है RTI का, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है। और इंडिया में बहुत कॉमन भी है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल्स में इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, क्या प्रिवेंशन है, कैसे बच जा सकता है, तो अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स के साथ, किसी अननोन पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करो। अवॉइड ऑलवेज यूज कॉन्डम्स एंड कोइटस ड्यूरिंग कोइटस। इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट डॉक्टर से करो, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन होगा उसका ट्रीटमेंट इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मेथड है। अब लास्ट, इनफर्टिलिटी, लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी किसी भी कारण से हो गई इनफर्टिलिटी, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, मेल और फीमेल जो स्पर्म और ओवम में नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें फर्टिलाइजेशन होकर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यू टू इनफर्टिलिटी। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी। अभी दोनों में किसी को भी हो सकती है, हो सकता है मेल में हो सकता है फीमेल में हो। द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी में भी फिजिकल हो सकता है, कंजेनाइटल मतलब अनुवांशिक हो सकता है, डिसीजेस हो सकते हैं, ड्रग के कारण हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, इवन साइकोलॉजिकल भी होता है इनफर्टिलिटी की। तो साइकोलॉजिकली सोच लेते हैं कि नहीं होगा तो नहीं